वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको ये स्टोरी पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू स्टोरी रिबॉर्न ऑफ डेविल्स लव चैप्टर 1। ये विला उस एरिया का सबसे अच्छा और शानदार विला था। इस विला के मास्टर बेडरूम में एक लड़की लाल साड़ी पहने तैयार हो रही थी। वो लड़की दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। वो लड़की कानों में ईयरिंग पहन रही थी। इतने में मास्टर बेडरूम का दरवाज़ा खुलता है। एक हैंडसम लड़का अंदर आके बोलता है, बेबी कितनी देर और लगेगी आपको? जल्दी चलो ना, हमें देर हो रही है। बेबी बस 5 मिनट और फिर चलते हैं ना। फिर 5 मिनट बाद वो दोनों विला के बाहर आकर अपनी BMW कार में बैठ जाते हैं। वो हैंडसम लड़का कार ड्राइव करने लगता है। थोड़ी दूर जाकर वो लड़का कार रोक देता है। वो लड़की कन्फ्यूजन में उस लड़के को देखने लगती है। उस लड़की ने पूछा, बेबी क्या हुआ, कार क्यों रोक दी? वो हैंडसम लड़का बोला, बेबी सरप्राइज़ ऐसे नहीं दिए जाते। बेबी आपको अपनी आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड बांधना पड़ेगा। ये सुनकर वो लड़की बच्चों की तरह मचलते हुए बोली, नहीं ना बेबी, मुझे ऐसे ही सरप्राइज़ देखना है। वो लड़का उसे मनाते हुए बोला, नहीं बेबी, ऐसे तो फिर सरप्राइज़ का मतलब क्या रह जाएगा, इसलिए प्लीज़ मेरी आखिरी रिक्वेस्ट मान लो। ये सुनकर वो लड़की कन्फ्यूजन में बोली, बेबी मैं तो आपकी हर बात मानती हूँ, पूरी लाइफ मानती ही रहूँगी। ये सुनकर वो लड़का कुछ नहीं कहता, बस स्माइल करता है और उस लड़की की आंखों पर ब्लाइंडफोल्ड बांध देता है। फिर अपनी आंखों में घिन और नफरत भरकर उस लड़की को एक नज़र घूर कर देखता है। फिर अपनी कार चलाने लगता है। थोड़ी देर में वो लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं तो वो लड़का कार रोक देता है। तो वो लड़की बोली, क्या हुआ बेबी, सरप्राइज़ वाली जगह आ गई क्या? तो वो लड़का कुटिल मुस्कान के साथ बोला, हाँ बेबी आ गई तुम्हारे सरप्राइज़ वाली जगह। फिर धीरे से खुद से बोलता है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी सरप्राइज़ होगा। उसका बड़बड़ाना सुनकर वो लड़की बोली, बेबी आपने कुछ कहा क्या? उस लड़के ने कुछ नहीं बोला। उसने जाकर उस लड़की के लिए कार का दरवाज़ा खोला और उसका हाथ पकड़ उसे बाहर निकाला। उसके सामने एक पुरानी सी फैक्ट्री थी और आसपास पूरा एरिया सुनसान था। ये देखकर वो लड़का उस लड़की को हाथ पकड़कर आराम से धीरे धीरे उस फैक्ट्री के अंदर ले जाता है। उस फैक्ट्री के अंदर चारों तरफ अंधेरा था। एक जगह पर उस लड़की को खड़ा कर देता है तो उस लड़की ने पूछा, क्या बेबी हम पहुंच गए तुम्हारी सरप्राइज़ वाली जगह पर? वो लड़का हंसते हुए बोला, हाँ बेबी पहुंच गए सरप्राइज़ वाली जगह पर। और वो हंसने लगा। लेकिन उस लड़के की हंसी में अजीब सी फीलिंग महसूस करते ही वो लड़की अंदर तक कांप जाती है। फिर भी इन सब एहसासों को झटक कर वो लड़की बोली, बेबी क्या मैं अपनी आंखों से ब्लाइंडफोल्ड हटा लूँ? वो लड़का बोला, हाँ बस 5 सेकंड और रुको। ये बोलकर वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। जब 5 सेकंड तक कोई आवाज़ नहीं आई तो उस लड़की ने अपनी आंखों पर से ब्लाइंडफोल्ड हटा दिया तो देखा कि उसके चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। ये देखकर वो लड़की अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाते हुए बोली, चिराग कहाँ हो तुम? मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है। प्लीज़ बेबी सामने आ जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हारे सरप्राइज़ के चक्कर में मैं पहले ही डर के मारे मर जाऊं। ये सुनकर दो लोगों की अचानक खतरनाक हंसी उस फैक्ट्री में गूंज जाती है और साथ ही बहुत सारे लाइट्स एक साथ ऑन हो जाती है। ये महसूस करते ही अचानक उस लड़की की आंखें बंद हो जाती है क्योंकि उसे इतनी रोशनी में आंखों को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। थोड़ी देर बाद अपनी आंखों को एडजस्ट करके अपनी आंखें खोल कर देखती है तो सबसे पहले उसकी नज़र सामने बैठे 2 लोगों पर जाती है जो किसी राजा रानी की तरह चेयर पर बैठे थे। उन्हें देखकर वो लड़की बोली, बेबी अंकिता यह क्या कर रही है? अभी वो लड़का हंसते हुए बोला, बेबी तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया कि यहाँ क्या हो रहा है? वो एक हंसी के साथ फिर बोला, चलो अभी तुम्हें सब समझ आ जाएगा। अपने चारों तरफ देखो,
ये सुनकर वो लड़की चारों तरफ देखती है तो बहुत सारे काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स खड़े थे। फिर अचानक उसकी नज़र एक कांच के कंटेनर की तरफ जाती है जहाँ पर उसे अपने हस्बैंड का छोटा भाई किसी केमिकल में खड़ा दिखाई देता है। ये देखकर उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर भी उस लड़की को अपने हस्बैंड के छोटे भाई पर बिल्कुल भी दया नहीं आती है, लेकिन वो कंफ्यूज भी थी। ये दोनों यहाँ एक साथ बैठे हैं, अंकिता ने अपने हस्बैंड को इस कंटेनर में क्यों डाल रखा है, और वह कन्फ्यूजन में उन दोनों की तरफ देखती है तो अंकिता हंसते हुए बोली, मुझे पता है भाभी, आप कंफ्यूज हो रही हो ना, यहाँ क्या हो रहा है। अभी मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। आपको पता है भाभी, चिराग ने आपसे शादी क्यों की? आपको तो लगता है वो आपसे प्यार करता है इसलिए उसने आपसे शादी की, तो आपको बहुत ज़्यादा गलत लगता है क्योंकि चिराग आपसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है। चिराग और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनकर उस लड़की की आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए उन दोनों की ओर देख रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अंकिता बोली, चलो मैं आपकी ये कन्फ्यूजन भी दूर कर देती हूँ। नमित और मेरी शादी का क्या राज है, तो आपको आज मैं शुरू से सारी बातें बताती हूँ भाभी वो क्या है ना, चिराग और नमित के दादाजी ने एक विल बनाई थी। जो भी लड़का आपसे शादी करेगा वही उनकी जायदाद का उत्तराधिकारी होगा, इसलिए चिराग ने आपसे शादी की। और रही बात मेरी और नमित की शादी की, तो मैंने नमित के नाना जी की जायदाद पाने के लिए नमित से शादी की थी और अंडरवर्ल्ड के डॉन को नमित के रिसर्च चाहिए थी। आपको नहीं पता भाभी, लेकिन नमित जैसा दिखता है वैसा नहीं है। आपने उसे चश्मिश और चंपू समझ के रिजेक्ट कर दिया था, पर वो इस देश का सबसे बड़ा साइंटिस्ट है और नमित नासा के लिए काम करता है। इसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया था जैसे किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं और आसमान तक भी पहुंच सकता है। उस रिसर्च को पाने के लिए और नमित की जायदाद पाने के लिए मैंने नमित से शादी की थी। चिराग भी हंसते हुए उस लड़की यानी कि यामी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए बोला, बेबी तुम इस नमित से इतनी नफरत क्यों करती हो, और तुम्हें पता है ये नमित तुमसे कितना प्यार करता है? चलो मैं बताती हूँ। तुम भी पहले नमित की दोस्त थी। नमित तुमसे बचपन से ही प्यार करता है, और रही बात तुम्हारे नफरत के कारण की, तो वो सब मैंने ही किया था। उस दिन कॉलेज की पार्टी में मैंने ही तुमको ड्रग्स दिया था और मैं ही तुम्हारे साथ सेक्स करके तुम्हें अपना बनाना चाहता था। फिर तुम आसानी से मुझसे शादी कर लेती, लेकिन अचानक ही नमित पता नहीं कहाँ से तुमको बचाने आ गया और मुझे बुरी तरह मारने लगा। लेकिन अंकिता ने पीछे से आकर नमित के सर पर वार कर दिया और मुझे बचा लिया। फिर अंकिता ने ही ये प्लान बनाया था तुम्हारे मन में नमित के लिए नफ़रत पैदा करने के लिए, इसलिए हम दोनों ने तुम्हारे कपड़े और फाड़ दिए और नमित को तुम्हारे पास लेटा दिया, और फिर अगली सुबह तुमने नमित को अपना बलात्कार करने वाला समझ लिया था। ये सुनकर रोते हुए यामी नमित को देखने लगती है। वो अपने मन में नमित से माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो नमित, मैं इतने बड़ी साजिश का शिकार हो गई और मैंने अपने बचपन के दोस्त पर विश्वास नहीं किया, इन लोगों पर विश्वास किया। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ नमित, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये सुनकर अंकिता चिराग की तरफ देखकर बोली, डार्लिंग अब छोड़ो भी इसे, देखो कितने प्यार से नमित को देख रही है। इन दोनों को नर्क भेज देते हैं, फिर वहाँ पर दोनों रोमांस करेंगे। यहाँ पर हम दोनों मिलकर उनकी जायदाद पर ऐश करेंगे। अंकिता की बात सुनकर चिराग बॉडीगार्ड को इशारा करता है और बॉडीगार्ड यामी को भी कांच के कंटेनर में डाल देते हैं। चिराग और अंकिता यामी की तरफ देखकर बोलते हैं, ये नमित बहुत ज़्यादा ट्रेंड फाइटर था, इसलिए हमें पहले इसे मारना पड़ा। और एक बात तो बताना हम भूल ही गए, हमने तुझे पहले भी मारने की कोशिश की है। हमने तुम्हें बहुत सारे एक्सीडेंट से मारने की कोशिश की थी, पर हर बार नमित के बॉडीगार्ड्स तुम्हें बचा लेते थे। उस कांच के कंटेनर में मौजूद केमिकल का रिएक्शन पाने के लिए दूसरा केमिकल डालने लगते हैं, जिससे नमित और यामी की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। यामी नमित की तरफ देखकर प्यार से बोली, नमित आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है कि मैं आज तुमको और मुझे दोनों को नहीं बचा सकती हूँ, लेकिन अगर भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया तो
फिर अपनी आंखों में नफरत भरकर अंकिता और चिराग की तरफ देखते हुए बोली, हम दोनों को इस अंत तक पहुंचाने वाले लोगों को हमसे बुरी मौत दूंगी और तुम्हारे प्यार को ज़िंदगी भर अपने सिर और आंखों पर सहेज कर रखूंगी। ये बोलकर वो अपने डिस्ट्रॉय होते हाथ को बढ़ाकर नमित का हाथ पकड़ लेती है। फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है और भगवान से बोली, भगवान, अगर आपने मुझे और नमित को दूसरा मौका दिया तो मैं आपके वजूद को मान जाऊंगी। ये बोलकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और यामी और नमित की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। उधर उन दोनों की बॉडी डिस्ट्रॉय होते ही अंकिता और चिराग एक दूसरे को किस करने लगते हैं। क्या भगवान यामी और नमित को दूसरा मौका देंगे या उनकी ज़िंदगी का यही अंत हो जाएगा? एपिसोड 2 और 3 पुनर्जन्म। सिटी हॉस्पिटल बेंगलुरु। हॉस्पिटल वार्ड में बेड पर एक 17 साल की लड़की सो रही थी। उसका दूध सा गोरा रंग, लंबी लंबी पलकें, ब्राउन लंबे बाल बेड पर बिखरे हुए थे। उस लड़के का चेहरा थोड़ा पीला दिख रहा था। उसके चेहरे पर जो चमक होनी चाहिए वो चमक नहीं थी, जैसे इस लड़की के शरीर से किसी ने बहुत सारा खून निकाल लिया हो। इस तरह वो लड़की पूरी पीली दिख रही थी। उस लड़की ने अचानक अपनी आंखें फड़फड़ाना शुरू कर दी, जैसे वो अपनी आंखें खोलने वाली हो। फिर अचानक उस लड़की के चेहरे पर डर और घबराहट दिखने लगी और नमित नाम चिल्लाते हुए उठकर बैठ गई। उसने इधर उधर अपनी नज़रें घुमा ही थी कि इतने में ही वार्ड का दरवाज़ा खुला और 2 लड़के और 3 लड़कियां वार्ड में एंटर हुई। उनके साथ अधेड़ उम्र के कपल और एक लड़का भी एंटर करता है। उन लोगों को देखकर वो लड़की हैरान हो गई। फिर उसने अपने मन में ही कहा, मेरी और नमित की तो मौत हो गई थी, तो फिर क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? अचानक वो इधर उधर देखने लगती है तो उसे ये जगह जानी पहचानी लगती है। अचानक उसे याद आता है कि ये तो उस टाइम की बात है जब वो जंगल में कैंपेन के लिए गई थी तो उसे स्नेक ने काट लिया था। तब वो 3 दिन तक कोमा में रही थी क्योंकि उसकी बॉडी में तेज़ी से जहर फैल रहा था। उसका टाइम पर फर्स्ट एड कर दिया गया था, वरना उसकी जान बच गई। लेकिन वो स्नेक बहुत ज़्यादा खतरनाक था, तो इसलिए इस बार उसकी मौत हो गई थी और उसका पुनर्जन्म हुआ। उसे उसके खिलाफ साजिश रचने वाले लोगों के बारे में पता चल गया था। अभी इस वार्ड में आए हुए लोग, उनमें से 2 लड़के और 3 लड़कियां यामी की फ्रेंड्स थे और अधेड़ उम्र का कपल यामी के डैड और सौतेली मॉम थे। और जो लड़का उनके साथ आया था वो उसका सौतेला भाई है। इन लोगों में से उसके सच्चे दोस्त और परिवार वाले बस उसका सौतेला भाई और उसकी फ्रेंड्स नीति और राहुल ही थे। नीति और राहुल कपल है और उसका सौतेला भाई उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो सौतेला भाई है पर उसे अपनी सगी बहन से ज़्यादा मानता है और उसके मॉम डैड की बात तो ना करो तो वही बेहतर होगा। उसके मॉम डैड पैसों के लालची हैं। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें इंसान की कीमत नहीं, बस पैसों का लालच है। और आर्यन, प्रीति, रीना ये तीनों मतलबी दोस्त हैं। इन लोगों ने ही उससे दोस्ती चिराग के कहने से दोस्त बने थे। आर्यन चिराग के बेस्ट फ्रेंड निहाल का छोटा भाई है और अंकिता की बुआ की बेटी प्रीति और अंकिता के अंकल की बेटी रीना है। उसके भाई अनिल, राहुल और नीति ने उसे कितना समझाया था कि चिराग उसके लायक नहीं है और वो नमित को गलत समझ रही है। नमित उससे बहुत प्यार करता है तो उसने उन तीनों से ही रिश्ता तोड़ दिया था। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा था। अचानक उसे नमित की याद आती है, तो क्या उसका पुनर्जन्म हुआ तो क्या नमित का भी पुनर्जन्म हुआ है? तो वो इस वक्त कहाँ हो सकता है? इतने में उसके कानों में उसके भाई की आवाज़ आती है। अनिल बोला, छोटी तू ठीक तो है ना? मैंने तुझे कितनी बार मना किया ऐसे खतरनाक जंगलों में मत जाया कर। तू मेरी एक भी बात नहीं सुनती हो, अपने मन की ही करती हो। पता नहीं क्या शौक लगा तुझे जंगल में कैंपेन करने का। यामी अनिल का हाथ कसकर पकड़ लेती है, उसे अपने पास आने का इशारा करती है। अनिल यामी के पास जा यामी की ओर झुका तो यामी अनिल को कसकर गले लगाकर रोने लगी। अनिल ये देखकर घबरा कर बोला, छोटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? छोटे से सांप ने ही तो काटा है तुम्हें।
तुम ठीक हो, इसमें रोने की क्या बात है? फिर अनिल यामी को गले लगाकर उसका सिर प्यार से सहलाने लगता है। ये देखकर राहुल और प्रीति से यामी का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इधर प्रीति, रीना और आर्यन मुंह बना रहे थे। उन्हें ये सब यामी का ड्रामा लग रहा था। इधर यामी के मॉम डैड को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अजनबियों की तरह सोफे पर जाकर बैठ गए। उन्हें यामी की तकलीफ से कोई परवाह नहीं थी। उन्हें तो बस यामी जिंदा चाहिए थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अग्रवाल के हेड यामी से शादी करने वाले के नाम पर ही प्रॉपर्टी की है। इसलिए उन्हें तो बस उस प्रॉपर्टी में से कुछ पैसे का लालच था। उसकी माँ सौतेली थी। उसके डैड को भी उसकी कोई चिंता नहीं थी। वो लोग सोफे पर बैठकर स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे। इधर नीति और राहुल यामी का मूड सही करने के लिए बोलते हैं, हमने सुना यामी बहुत ही बहादुर और स्ट्रांग है, लेकिन हम तो गलत निकले। इतनी सी बात पर रोने लगी। और वो तुम ही थी ना जो पूरे स्कूल में बस एक ही बात बोलती थी, मैं किसी से नहीं डरती, यामी जंगलों में जानवरों से खेलती है, यामी बहुत बहादुर है, वगैरह वगैरह। अब कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? ये सुनकर यामी के फेस पर भी स्माइल आ जाती है और वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। ये देख अनिल, राहुल और नीति के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। लेकिन आर्यन, रीना और प्रीति उसके मॉम डैड के पास जाकर सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर राहुल, नीति और अनिल भाई उससे बात करते हैं। उसके बाद राहुल और नीति जाने लगते हैं तो उसके मॉम डैड आर्यन, नीति और रीना भी बोले, हम भी चलते हैं। फिर वो सब लोग वार्ड से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद अनिल यामी के सर पर प्यार से सहलाते हुए बोला, छोटी तू थोड़ी देर आराम कर ले, जिससे तुम्हारी बॉडी को जहर को ख़त्म करने की एनर्जी मिल सके। यामी दवाई के असर से सो जाती है। यामी को सोते हुए 15 से 20 मिनट ही हुए थे कि वार्ड का दरवाज़ा एक बार और खुलता है और एक 6 फुट का लंबा लड़का अंदर आता है। वो लड़का हैंडसम तो बहुत था, पर उसकी बेपरवाही और उसकी तस्वीर ने उसकी हैंडसमनेस को छुपा कर रखा था। जब तक कोई इंसान उसे गौर से देख ना ले, तब तक उसे सब ऐसे ही चश्मिश और चंपू ही समझेंगे। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो वो लड़का बहुत ज़्यादा हैंडसम था, बिल्कुल कामदेव का अवतार। पर वो अपनी आँखों पर बड़े चश्मे के पीछे नीली आंखें छुपा कर रखी थी, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। बालों को ऐसे ही बिखरे हुए छोड़ रखा था। वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, वाइट शूज़ पहने एक लड़का अंदर आता है। उसे देखकर अनिल भारद्वाज उस लड़के के पास जाकर बोला, नमित तुम आ गए? तो नमित ने हाँ में सिर हिलाया। नमित एकटक यामी को देख रहा था। ये देखकर अनिल नमित से बोला, चिंता मत करो, वो अभी बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर नमित उसे एक दवाई की बोतल अनिल को दे देता है, जो कि उसने खुद सांप के जहर के इलाज के लिए बनाई थी। जब बोतल लेते हुए अनिल नमित की आंखों की तरफ देखता है कि नमित की आंखों से आंसू बह रहे थे। अनिल आगे बढ़कर नमित को गले लगाकर बोला, तुम उसे बता क्यों नहीं देते? तुम उससे कितना प्यार करते हो और तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है वो चिराग तुम्हारे दादाजी की प्रॉपर्टी के लिए यामी के पीछे पड़ा है, फिर भी तुम यामी से अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी दिन ऐसा नहीं हो कि चिराग यामी को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा ले, फिर तुम्हें पछताना पड़े। ये सुनकर नमित अपनी अट्रैक्टिव वॉइस में बोला, भाई मैं यामी के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। वो मुझे सच्चे दिल से एक्सेप्ट करे, ना कि ये सोचकर कि मैं उसका दोस्त हूँ और मेरा दिल ना टूटे। मैं चाहता हूँ कि यामी को भी मुझसे प्यार हो और वो आकर मुझसे बोले, नमित मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, तभी मैं अपना हक उस पर साबित करूँगा। तब तक के लिए मैं यामी का बेस्ट फ्रेंड बनकर रहना चाहता हूँ। और रही बात चिराग की, तो मैं कभी भी उसके गलत इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। और मुझे मेरी यामी पर इतना भरोसा तो है कि वो कभी भी गलत इंसान को नहीं चुनेगी। हम अभी के लिए इस बारे में बात करना बंद कर देते हैं। पता नहीं यामी कब जाग जाए और उसने हमारी बातें सुन ली तो वो मुझसे दोस्ती भी तोड़ देगी। इसलिए भाई प्लीज़ हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये बोलकर वो सोफे पर बैठ जाता है। इधर यामी जब से नमित वार्ड में आया था तभी से जगी हुई थी। उसने नमित और अनिल की सारी बातें सुन ली थी। ये सब बातें सुनकर यामी को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा था। नमित उस पर इतना भरोसा करता था कि वो सही फैसला लेगी,
लेकिन उसने पिछले जन्म में पता नहीं कितने बड़े बड़े फैसले लिए थे और अंत में खुद और नमित की मौत का कारण बनी थी। इधर यामी थोड़ी देर और सोने का नाटक करती है, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर ऐसे नाटक करती है जैसे उसे पता ही नहीं वार्ड में कौन आया है। फिर यामी धीरे से बोलती है, भाई पानी पानी दीजिए। यामी की आवाज़ सुनकर अनिल जल्दी से भागकर यामी के पास आता है और नमित पानी का गिलास यामी की तरफ करता है। तभी यामी सरप्राइज होने का नाटक करती है। यामी बोली, नमित तुम भी मुझसे मिलने आ गए हो? मेरे लिए मेरी फेवरेट चॉकलेट तो लाए हो ना, या ऐसे ही बिना मुंह धोए आ गए? अगर ऐसे आए हो ना, यहीं से जूते मार मार कर बाहर निकाल दूंगी, ओके? मुझे अपनी भी परवाह नहीं है, पहले मेरी चॉकलेट दो मुझे। ये सुनकर नमित स्माइल करता है और अपने पैंट की पॉकेट से एक बड़ी सी चॉकलेट निकाल कर यामी को दे देता है। तभी वार्ड का गेट खुलता है और तीखी आवाज़ आती है, ये मुंह धोने के बाद भी चंपू ही दिखेगा। ये सुनकर यामी को बहुत गुस्सा आता है, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वहीं नमित का चेहरा उतर जाता है। अनिल को भी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये आवाज़ किसकी थी और कौन नमित को नीचा दिखा रहा है? अब उसका यामी क्या करेगी? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। लाइक टारगेट 50 है, अगर 50 लाइक्स हो गए तो अगला एपिसोड आएगा।